हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब आखिर वर्ल्ड की जो सबसे सेकंड पावरफुल कंट्री थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो डिसइंटीग्रेट हो गई, टूट गई। तो इनके आंसर्स अपन अब यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे वीकनेसेस थे इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, जो पूरी तरीके से फेल हो गया था लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा रीज़न था इस सिस्टम के कोलैप्स करने का। इसके बाद में इकोनॉमिक स्टेगनेशन लग गया था काफ़ी लंबे समय तक, और कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज तो लगातार चलती चली आ रही थी, क्योंकि ये आर्म्स रेस में लगा हुआ था किसके, यूएस से। और सिस्टम इतना ज़्यादा ओपन नहीं था, तो आप इनसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। ये भी एक और इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था। एक क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्ट, अब वाई डिड द सिस्टम बिकेम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टेगनेंट। सिस्टम इतना ज़्यादा वीक कैसे हुआ, और साथ ही साथ इसकी जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई, स्टेगनेंट हो गई। इसके जो आंसर्स हैं वो पार्शियली काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। कैसे कि सोवियत यूनियन जो था अपनी इकोनॉमी के सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेस, पैसा था, वो कहाँ पे लगा रहा था, न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल्स में, और साथ ही साथ सैटेलाइट स्टेट्स में। सैटेलाइट स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जो होने को तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के अंडर में अभी फ़िलहाल के लिए रह रही हैं। तो जैसे कि जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ थी, जैसे आपके 5 सेंट्रल रिपब्लिक्स हो गए, इन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था। फाइनली अब इससे क्या होता है, इकोनॉमिक बर्डन आ जाता है, और जिससे सिस्टम इससे कभी भी फेस आउट नहीं कर पाया। इस समय जो सिटीजन्स थे, स्पेशली ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ये अब नॉलेजेबल हो गए थे। कैसा कि इनको पता चल गया था कि भाई इकोनॉमिक एडवांस कितना ज़्यादा आगे है। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है हमसे। कहीं ना कहीं तो जो डिस्पैरिटीज़ थी देखने को मिल रही थी, किससे, इन दोनों के सिस्टम्स में। बरसों से इनको बोला जा रहा था कि आफ्टर द ईयर्स, देखो लिखा भी है कि बहुत ज़्यादा सिस्टम अपना अच्छा है, वेस्टर्न कैपिटलिज्म बहुत बेकार है। लेकिन अब इन्हें रियलिटी जब पता चली कि भाई वेस्टर्न जो कैपिटलिज्म है बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और बहुत अच्छा सिस्टम है, जबकि हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, तो इन लोगों को क्या लग गया, एक तरीके से साइकोलॉजिकल शॉक लगा। अब देखो क्या बताया गया है आगे इसके। जो सोवियत यूनियन था, यहाँ एक स्टेगनेशन आया आपके एडमिनिस्ट्रेशन सेंस में भी और पॉलिटिकल सेंस में भी। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 ईयर्स रूल किया हो सोवियत यूनियन पे, वो लोगों के लिए अनअकाउंटेबल थी, मतलब जवाबदेही बिल्कुल थी ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी आप क्वेश्चन उनसे कर ही नहीं सकते थे। अब जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं इसमें कैसे फील करते हैं, एलिनेटेड। एलिनेटेड मतलब क्या होता है कि मतलब उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तहस नहस हो गया था, करप्शन बढ़ गया था, सिस्टम जो था अपनी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। ठीक है, ओपननेस बिल्कुल थी नहीं गवर्नमेंट में, सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी का बहुत ज़्यादा हो रहा था। ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए थे एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जबकि ये लोग कौन सी सोसाइटी की बात करते थे, एगेलिटेरियन सोसाइटी, मतलब सब लोग इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। अब लोगों जो आपके रूलर्स थे, अब इन्होंने क्या किया, रूलर्स का क्या हुआ यहाँ पे कि लोगों ने पॉपुलर बैकिंग को बंद कर दिया। गवर्नमेंट से बोला कि भाई अब इस गवर्नमेंट में हमको नहीं रहना है, और इससे हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि बिल्कुल सिस्टम जो था बिल्कुल अब ख़राब हो चुका था। तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे सिस्टम को क्यों सपोर्ट करना चाहेंगे, सिंपल सी बात है। इसके बाद में आते हैं भाई मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में। अब इन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं मैं इनको सॉल्व आउट करूंगा, और इसने बोला कि अब हम सिस्टम को थोड़ा सा लूज करेंगे, ये थोड़ी तरीके से एक डेमोक्रेटाइजेशन लेकर आएंगे, इकोनॉमिकली अच्छे से ओपननेस करेंगे, हर चीज़ करेंगे। अब इसके बाद में फिर क्या होता है, जैसे ही इन्होंने ये सब चीज़ें बोली, अब रिफॉर्म्स जब बोले इन्होंने लूज करने के, तो बहुत सारी जो फोर्सेस थी वो सेट आउट हो गई, और एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा हो गए कि ना तो इसने किसी ने इनको प्रेडिक्ट किया था। ये इतने ज़्यादा लोगों की फीलिंग्स बढ़ गई कि भाई एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, जिनको पॉसिबल नहीं था अब कंट्रोल कर पाना, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था। अब एक सेक्शन था सोसाइटी का, वो बोल रहा था कि जो गोर्बाचेव हैं इनको तेज़ी से काम करना चाहिए, और वो डिसअपॉइंट थे इनके छोटे मोटे इम्पेशेंट मेथड से।
और उनको जो बेनिफिट मिल रहा था ना, उससे भी वो एक तरीके से खुश नहीं थे कि ये भी बहुत स्लो मिल रहा है। और इनके जो मेंबर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो बोल रहे थे कि गोरबाचेव जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनका पूरा अपोजिट व्यू है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं गोरबाचेव जो थे वो किस में फंस गए थे, टग ऑफ वॉर, बीच में फंस गए थे। इवन दो गोरबाचेव जो थे हर जगह से अपना जो ओपिनियन था उसको खो चुके थे, सपोर्ट ही खो दिया था इन्होंने। इवन दो लास्ट में वो खुद ही अपनी जो पॉलिसीज थी उनको प्रॉपर वे में, एडुकेट वे में उनको डिफेंड तक नहीं कर पा रहे थे। इतना सब कुछ हो गया था गोरबाचेव के साथ में। अब क्या होता है यहाँ पे, अब कोलैप्स होता है आपका एकदम से सोवियत यूनियन, धीरे धीरे करके और भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे जो एक तरीके से सरप्राइज के तौर पे आ रहे थे ऑब्जर्वर्स के लिए और साथ ही साथ इनसाइडर्स के लिए। अब लोगों के अंदर ना नेशनलिज्म का फीलिंग आ गया था भाई। अब वो देख रहे थे कि भाई अब हम इस सिस्टम के अंदर नहीं रहना चाहते। स्पेशली देखो लिखा है रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये 15 में से सबसे ज़्यादा रिच कंट्रीज थी और पावरफुल कंट्रीज भी थी। एंड फाइनली क्या होता है, अब सभी के अलग अलग व्यू थे डिसइंटीग्रेशन को लेकर। अब जब अपन फीचर में पढ़ेंगे, ये व्हाट इफ क्वेश्चन है हिस्ट्री का। देखो अब साइज बहुत बड़ा था, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी सोवियत यूनियन की, तो कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉब्लम्स आज नहीं तो कल आने वाली ज़रूर थी। लेकिन गोरबाचेव के जो रिफॉर्म्स थे, इन्होंने क्या किया, नेशनल डिससेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग थी उसको और ज़्यादा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब ना तो गवर्नमेंट इनको कंट्रोल कर पाया, ना इनके रूलर्स कंट्रोल कर पाए। अब आयरोनिकली अगर बात की जाए तो जो कोल्ड वॉर के समय नेशनल अनरेस्ट की जो फीलिंग की, जो सोच रहे थे लोग कि कहाँ से निकलेगा ये सब कुछ होगा, तो बताया जाता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एथनिक रिलीजियस डिफरेंसेस ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। लेकिन इसका हुआ जस्ट अपोजिट। नेशनल डिससेटिस्फैक्शन जो फैला ना, वो फैला था सोवियत यूनियन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट से। और वो उनमें कौन थे, रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, यूक्रेन, जॉर्जिया, यही सारी कंट्रीज। ऑर्डिनरी पीपल्स जो थे यहाँ के, स्पेशली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के, वो खुद को एलियनेटेड फील करते थे। क्योंकि देखो अब ये जो बड़ी रिच कंट्रीज थी, ये क्यों पैसा दें इनको बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे सोवियत यूनियन के अंदर अगर देखा जाए। तो वो नहीं चाहते थे कि इनको और ज़्यादा पैसा दिया जाए, इससे अच्छा है कि इनको क्या किया जाए, सब इंडिपेंडेंट हो जाए। और इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब इसके बाद में आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब इसमें अपन को 3 बहुत इंपॉर्टेंट फेस बताए गए हैं, इन तीनों को अपन को बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि जो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, आमना सामना हो रहा था किस किस का, यूएस का और साथ ही साथ यूएसएसआर के, इनके अलायंसेस का। अब ये पूरी तरीके से क्या हो गया, एंड हो गया जब भाई आपका यूएसएसआर ही नहीं बचा तो जीता कौन, यूएस। सिंपल सी बात है। अब ये सब चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो चल रहा था कि भाई सोशलिस्ट सिस्टम अच्छा है या फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम अच्छा है, तो ये भी पूरी तरीके से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मिलिट्री ब्लॉक्स बन रहे थे, ये सब बहुत बड़ी चीज़ चल रही थी, ये भी ख़त्म हो गई। आर्म रेस चल रहा था कि कौन ज़्यादा हथियार बनाएगा, ये भी ख़त्म हो गया। तो ये 4 की वर्ड्स आपको याद रखने हैं। पहला है कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, दूसरा आपको रखना है आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, तीसरा आपको याद रखना है आपको मिलिट्री ब्लॉक्स, और चौथा है आपको याद रखना है आर्म्स रेस। तो ये पहला पॉइंट अपना यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाएगा। दूसरा, अब जो पावर रिलेशंस थे ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ये चेंज हो रहे थे। जो रिलेटिव इन्फ्लुएंस था, आइडियाज़, इंस्टीट्यूशंस, ये इमर्ज होकर आ रहे थे, ये पूरी तरीके से चेंज हो गए थे। अब जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था इन द ईयर 1991, तो वर्ल्ड के सामने सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। क्या पॉसिबिलिटीज़ थी कि जो रिमेनिंग सुपर पावर है, जो डोमिनेट कर रहा है पूरे के पूरा वर्ल्ड, कैसा हो जाएगा, सिस्टम कैसा हो जाएगा, यूनिपोलर सिस्टम हो जाएगा। या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज या फिर ग्रुप्स हैं वो सामने निकल कर आएंगे और एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में। और बहुत सारा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, मल्टीपोलर हो जाएगा। जो कोई फिर वहाँ पे कोई एक सिंगल सुपर पावर कभी भी वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं करेगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट। क्या होता है, देखो लिखा है यूएस जो था वो सोल सुपर पावर बन के सबके सामने निकल के आया, क्योंकि इसको बैकअप मिल रहा था किससे, आपको इन 2 अलग अलग बड़े बड़े
इंस्टीट्यूशन से, जिसमें वर्ल्ड बैंक आता है और आपका मॉनेटरी फंड आता है। अगर किसी को अब अपनी इकोनॉमी चेंज करनी थी तो ये लोग क्या, ये जो आपके वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, इनको लोन्स प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है। फिर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो लिबरल डेमोक्रेसी और आपका एक तरीके से ये कैपिटलिज्म, ये एक तरीके से सबसे बेस्ट फॉर्म निकल के आए पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के। तो कहीं ना कहीं ये जीत किसकी हुई, यूएस की। फिर लास्ट पॉइंट, अब क्या था, सोवियत ब्लॉक यहाँ से पूरी तरीके से एंड हो गया था, तो नई कंट्रीज इमर्ज होकर आ रही थी हमारे सामने। अब ये जो कंट्रीज थी इनकी खुद की अपनी इंडिपेंडेंट इंस्पिरेशंस थी, अपनी खुद की चॉइसेस थी। अब इनमें से कुछ चाहते थे कि भाई बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स को ज्वाइन किया जाए, खासकर बाल्टिक रिपब्लिक्स, और कुछ चाहते थे किसको, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना, और कुछ चाहते थे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था, इसका एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो क्या है, देखो यहाँ पे अपना एडवांटेज ले रही थी अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन का। ये इन्होंने सबसे अच्छे रिलेशन बनाए, चाहे वो रशिया हो, बेस्ट हो आपका यूएस, चाइना, अदर्स और भी बहुत सारी कंट्रीज़, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल सिस्टम थे ना, यहाँ पे नए नए प्लेयर्स इमर्ज होकर आ रहे थे। अब इनकी खुद की एक अपनी पहचान थी, अपनी खुद के इंटरेस्ट थे, अपनी खुद की इकोनॉमी थी, अपना खुद का पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज थी। अब इश्यूज जो थे वो नए होने वाले थे, तो कहीं ना कहीं जो पुराना सिस्टम था ये पूरी तरीके से क्या हो चुका था, ख़त्म हो गया था। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया, एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोरिस येल्टसिन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है, एक से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि इन 1990 मार्च लिथुआनिया बिकेम द फर्स्ट 15 सोवियत रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंट। पहली ऐसी कंट्री कौन बनी थी इन 15 में से जिसने डिक्लेयर किया था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ? तो क्या है आंसर, लिथुआनिया, याद रखना है सभी को। इसके बाद में फिर पूछा जाता है डिस्क्राइब द या फिर नेम द टू पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय द मिखाइल गोर्बाचेव। तो आंसर क्या रहेगा, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरिस्ट्रोइका का मीनिंग होता है रीस्ट्रक्चर करना, और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है सिस्टम को थोड़ा सा ओपन करना, ताकि लोग उससे क्वेश्चन आसानी से कर सकें। फिर इसके बाद में 1991 दिसंबर 25 गोर्बाचेव ने रिज़ाइन किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, और यहाँ से आपका क्या हो जाता है, सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है। तो ये रहा अपना टॉपिक, पहला टॉपिक था इसमें आज कवर किया, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, और दूसरा था कंसिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आई होप सभी को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए हो। कल आगे बढ़ेंगे अपन शॉक थेरेपी से। थैंक यू।